हेलो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन के 4 नियम समझा दिए थे फर्स्ट वाले पार्ट में। अब बेटा ये सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में मुझे स्टार्ट करना है रूल नंबर 5 से। रूल नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या है? ईच, आइदर, एनीवन, नाइदर और नन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, एनीवन, नाइदर और नन। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए आइदर का यूज करते हैं। यानी फिक्स है यहाँ पे बेटा कि दो व्यक्ति है वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराने के लिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मी। तो यहाँ पे कितने बॉयज हैं? यहाँ पे 2 हैं, इसलिए मैंने किसका यूज करा? आइदर का। आई बात समझ में? यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का बोध कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आइदर का। अगला पॉइंट इसी का है कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए, यानी कितने होने चाहिए? या तो 2 या 2 से अधिक में प्रत्येक का बोध करा रहे हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? हम ईच का। जैसे ईच ऑफ द 2 बॉयज हैज डन दिस वर्क। यानी अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो ईच ऑफ द 2 बॉयज हैज डन दिस वर्क, कि दोनों में से प्रत्येक लड़के ने यह काम किया है। दोनों में से प्रत्येक लड़के ने यह काम किया है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रत्येक की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? हम ईच का। यानी ईच और आइदर अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे कि हमने ईच का यूज कहाँ करा और आइदर का यूज हमने कहाँ करा। उससे अगला देखते हैं, परंतु 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का बोध कराने के लिए हम आइदर के बदले एनीवन का प्रयोग करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि परंतु 2 से अधिक वस्तुओं, यानी 2 से अगर 2 की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे हम आइदर का और ईच का। लेकिन आइदर का यूज कहाँ करेंगे? दोनों में से किसी एक का बोध करने के लिए। और ईच का यूज कहाँ करेंगे? हम दोनों में से प्रत्येक का बोध करने के लिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का बोध करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? आइदर के बदले एनीवन का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एनीवन ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। यानी 5 लड़कों में से एक ने यह काम किया है। 5 में से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 5 लड़कों की, और 5 में से किसी एक ने काम किया है, किसी एक ने यह काम किया है। तो पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का बोध कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम एनीवन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एनीवन ऑफ द 5 बॉयज हैज डन दिस वर्क। समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं हम कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं। दोबारा से समझिए, लिखा है कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का भी नहीं बोध कराने के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लिखा है, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज हेल्प मी। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज यानी दोनों लड़कों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। यानी किसी ने भी नहीं, यानी एक ने भी नहीं। तो नाइदर का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पे 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराया हो, तो वहाँ पे हम नाइदर का यूज करेंगे। जैसे नाइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज हेल्प मी। दोनों लड़कों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन उससे अगला वाले पॉइंट की बात करें हम, परंतु 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम नन का यूज करते हैं। 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का भी बोध नहीं कराने के लिए हम नन का यूज करते हैं। यानी नाइदर और नन का यूज आप समझ गए होंगे कि नाइदर का यूज हम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करेंगे और नन का यूज हम 2 से अधिक के लिए करेंगे। सेंस दोनों का वही है कि नाइदर का यूज भी वहीं पे करेंगे जहाँ पे एक भी नहीं, और नन का यूज भी वहीं पे करेंगे जहाँ पर एक भी नहीं। जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा, नन ऑफ द 4 बॉयज हैज हेल्प मी। 4 लड़कों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। 4 लड़कों में से मेरी मदद किसी ने नहीं की, यानी किसी ने भी नहीं। बस फर्क कितना है कि नन का यूज कहाँ होगा? 2 से अधिक के लिए, और नाइदर का यूज कहाँ होगा?
दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, यानी दो हैं तो नाइदर है और दो से ज़्यादा हैं तो नन है। उससे अगले पॉइंट की हम बात करते हैं इनडिफाइंड प्रोनाउन की। इनडिफाइंड प्रोनाउन वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीवन, etc। फर्स्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे कि वन का प्रयोग जब सब्जेक्ट में होता है तब इसके साथ पोसेसिव केस में हमेशा वंस का ही प्रयोग होता है। हिज और हर का प्रयोग करना गलत है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि वन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। जैसे यहाँ पे वन है, वन का जो यूज़ है वो किसके लिए हुआ है? सब्जेक्ट के लिए हुआ है। जब सब्जेक्ट के लिए हुआ है तो हम पोसेसिव केस में हमेशा क्या करेंगे? वन को देखकर हम वंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे वंस के स्थान पर कुछ और आ जाए, जैसे हिज आ जाए या हर आ जाए, तो वो गलत है। हमें उसको सही करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? वंस का। तो ये बना वंस शुड डू वंस ड्यूटी। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम बच्चों। अगला पॉइंट है कि अन्य सभी इनडिफाइंड प्रोनाउन के साथ पोसेसिव केस में हिज आता है जब हमें जेंडर का पता ही ना हो, यानी हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। तो अब उस कंडीशन में हमें क्या करना है? तब हमें हमेशा किसका यूज़ करना है? हिज का। जैसे समवन हैज़ डन हिज ड्यूटी। समवन है, मुझे नहीं पता है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया इनडिफाइंड प्रोनाउन वही होता है जो स्पष्ट नहीं होता है, जैसे वन, समवन, समबडी, नो वन, एनीवन। तो यदि सब्जेक्ट के रूप में वन आता है तो वंस का यूज़ करेंगे हम। और यदि सेकंड पॉइंट में मैंने समझाया कि यदि अन्य किसी इनडिफाइंड प्रोनाउन के साथ पोसेसिव केस में हिज आता है जब हमें पता ही ना हो कि जेंडर क्या है, यानी वन के साथ तो वंस आएगा और सब के साथ हमें जेंडर का नहीं पता है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? हमेशा हिज का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आ गई समझ में सभी को? बेटा इसकी हिंदी है कि समवन हैज़ डन हिज ड्यूटी। किसी ने अपना कर्तव्य निभाया है। तो किसी ने ये स्पष्ट नहीं है ना किसने, तो इसी वजह से हमने क्या करा? यहाँ पे हिज का यूज़ करा, क्योंकि हमें जेंडर का नहीं पता है। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। इनडिफाइंड प्रोनाउन आए, हमें जेंडर का नहीं पता होगा, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? हिज का यूज़ करेंगे। और यदि वन आता है तो हम वंस का यूज़ करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो वेरी वेरी ईजी है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उस प्रोनाउन को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, etc। जो भी इंटरोगेटिव होते हैं सेंटेंसेस, उनमें प्रोनाउन आपको पता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो तुम इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया ये। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम फिर से वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये वेरी इजी है, इसमें कोई टिपिकल वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या कहता है एम्फैटिक प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन ये कहता है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, etc। यही सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन उसमें फ़र्क क्या था? इसमें फ़र्क क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन भी वही होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि एम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा अपनी बात पर जोर डालता है। यदि किसी चीज़ को जोर दिया जाता है तो एम्फैटिक प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपना प्रभाव डालता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए फिक्स वाली वर्ब्स होती हैं। यदि वो वर्ब्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको वर्ब बताई थी, वो वाली वर्ब फिक्स होती हैं। यदि वो वर्ब सेंटेंस में दिखती हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज़ करेंगे वो उन्हीं वर्ब के पास करेंगे। जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन का क्या यूज़ होगा कि जहाँ पे बात को जोर दिया जा रहा है उसी सब्जेक्ट के पास में एम्फैटिक प्रोनाउन आएगा। तो जैसे कि सेंटेंस में देखिए, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए होता है तो उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं या खुद। अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया जोर दे रहे हैं बात पर, तो एम्फैटिक प्रोनाउन है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इनमें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब्स होती हैं, वो फिक्स होती हैं। उन वर्ब्स के साथ में ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है, उन्हीं वर्ब के पास। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? जैसे देखिए, आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड। वो अपनी बात पर जोर दे रहा है कि जो
आलोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट इज फ्रेंड। आलोक खुद अच्छा है लेकिन उसका मित्र नहीं है। तो किस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो आलोक है वो खुद अच्छा है, मतलब खुद में अच्छा है, स्वयं अच्छा है। तो यानी आलोक पे क्या दे रहे हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इसलिए आलोक के पास में हमने क्या लगा दिया, हिमसेल्फ लगा दिया। तो आलोक जो है वो लड़का है, इसलिए हमने हिमसेल्फ लगा दिया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में आपको फर्क पता चल गया होगा। अगला है द बॉयज देमसेल्फ आर लेट। तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है द बॉयज पर, तो इसलिए द बॉयज को देखते हुए बहुत सारे हैं, फ्यूडल है, इसलिए हमने द बॉयज के पास हमने क्या लगा दिया, देमसेल्फ। अगली प्रोनाउन की तरफ चलते हैं हम। अगला वाला जो प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला वाला जो प्रोनाउन है वो आपका कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि कौन से होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। जैसे कि मैंने लिखा है, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने लिखा कि दे लव ईच अदर। मैंने लिखा यहाँ पे दे लव्ड ईच अदर। तो यहाँ पे दे क्या है बेटा, बहुवचन है, यानी दे दो से ज़्यादा हैं और दो से अधिक के लिए किसका यूज़ करते हैं, वन अनदर का। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा कि दे लव्ड वन अनदर। तो ये समझ में आ गया होगा पॉइंट आपको कि ईच अदर वन अनदर का यूज़ कैसे करेंगे हम। दो के लिए ईच अदर का यूज़ करेंगे और दो से ज़्यादा के लिए हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। जैसे दे लव्ड ईच अदर, तो मैंने लिखा दे लव्ड वन अनदर। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि मोहन एंड सोहन लव्ड वन अनदर। तो सेंटेंस को कैसे करेक्ट करोगे कि मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। यहीं तक आपके प्रोनाउन थे, उससे आगे के जो प्रोनाउंस हैं वो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं ये भी जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। नोट पॉइंट में मैंने इसीलिए लिखा है, आगे देखिए। यदि तीनों नंबर के प्रोनाउंस आए तब पोसेसिव केस में अवर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको जितने भी प्रोनाउन के टाइप थे वो सारे बता दिए मैंने, और सेंटेंस की एरर बता दी कैसे आती है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने नोट बना के लिखे हैं। लिखा है कि यदि तीनों नंबर के प्रोनाउन आए, तीनों नंबर मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यदि तीनों नंबर के प्रोनाउन आते हैं तो पोसेसिव केस में हमेशा अवर का प्रयोग करेंगे। जैसे यू, ही एंड आई आर डूइंग अवर वर्क। तो गलती क्या होगी बेटा कि अवर के स्थान पे बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। हिज आ जाएगा, हर आ जाएगा, योर आ जाएगा, माई आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो यू है तो योर भी आ सकता है, ही है तो हिम भी हिज भी आ सकता है, आई है तो माई भी आ सकता है, लेकिन आंसर में क्या आएगा, अवर। क्यों आएगा, क्योंकि तीनों पर्सन के प्रोनाउन हैं। तीनों मतलब देखा जाए तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी तीनों पर्सन के प्रोनाउन है, तो हमेशा पोसेसिव केस में आप क्या लगाओगे, अवर लगाओगे। अगला वाला पॉइंट देखिए, यदि वाक्य में सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया गया हो। कहने का मतलब है कि यदि सेंटेंस में सेकंड पर्सन भी आया हो और थर्ड पर्सन भी आया हो, यदि दोनों का प्रयोग साथ साथ हो रहा है, तब दोनों के लिए पोसेसिव केस में हम क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। जैसे यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। तो योर गलती होगी, कुछ भी कर देंगे, मतलब योर के स्थान पर हम हिज, अवर, कुछ भी गलती आ सकती है, उसे हटा के हमें क्या लिखना है, योर। और योर भी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन साथ साथ आए हैं। यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन साथ साथ आते हैं तो पोसेसिव केस में हम किसका यूज़ करेंगे, योर का यूज़ करेंगे। उससे अगला देखिए, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रयोग यदि साथ साथ हो रहा है तो पोसेसिव केस में हम किसका यूज़ करेंगे, अवर का यूज़ करेंगे। मैंने कहा सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, या फिर मैंने बोला थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रयोग यदि साथ साथ हो तब पोसेसिव केस में हम किसका यूज़ करेंगे, अवर का यूज़ करेंगे। जैसे यू एंड आई, कौन कौन सा पर्सन है, सेकंड भी पर्सन है यहाँ पर और फर्स्ट पर्सन। यदि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन साथ साथ हैं तब भी पोसेसिव केस में हम किसका यूज़ करेंगे, अवर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ही एंड आई यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज़ है, तब भी हम पोसेसिव केस में हम किसका यूज़ करेंगे, अवर का यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, अवर।
अब मैंने आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन अच्छी तरह समझा दिए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर जिसको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगी। यहीं तक आप कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ ना कुछ हर साल एग्ज़ाम्स में प्रोनाउन में से कुछ ना कुछ आता है, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह कर लेना। मैं एक पार्ट और डालूंगी प्रोनाउन का, जिसमें काफ़ी यूज़ होंगे आइदर के, एनी के, नाइदर के, नन के। ऐसे कुछ सेंटेंस के साथ में मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू।